वेलकम एवरीवन ऑन योर ओन प्लेटफॉर्म ड्रीम कैंपस। साइंस एंड टेक के अंदर सीरीज जारी है बायोलॉजी की। आई एम योर साइंस मेंटर, माय नेम इज वैष्णवी। ये पार्ट 3 है। जिसने भी इसके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है वो देख लो जाकर। ये सेल की आखिरी वीडियो है और इसके अंदर कुछ बुलेट पॉइंट्स समरी जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले जोशीमठ काफी ज्यादा चर्चा में है। इसरो ने सैटेलाइट इमेज जारी करी है तो उसके अंदर कौन सी सैटेलाइट टेक्निक हेल्प करी है जिसने डिटेक्ट करा है जोशीमठ की सिंकिंग के बारे में। ये डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है, GS3 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस नाम देख लेते हैं एक बारी, फिर अपनी कंटिन्यू करेंगे। सेल परसिस्टेंट स्कैटर सिंथेटिक अपर्चर रडार इंटरफेरोमेट्री टेक्निक है जिसने ऑब्जर्व करी है सिंकिंग के बारे में। ये जो टेक्निक है रडार की, ये क्रिएट करती है 2D इमेजेस और 3D इमेजेस, ठीक है। और ये टेक्निक एब्जॉर्ब करती है ग्रेजुअल सिंकिंग जो उत्तराखंड में हो रही है इस टाइम पे जोशीमठ के अंदर। ये और भी विलेजेस के अंदर देखी जा चुकी है और देखी जाएगी, और ये कुछ रोल प्ले कर रहा है वहां पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो भी रीजन है इसके पीछे। तो ये एक रिमोट सेंसिंग टूल है कैपेबल ऑफ मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग डिस्प्लेसमेंट इन द अर्थ सरफेस ओवर टाइम। समझ आ गया होगा आपको, अगर शॉर्ट में कहा जाए तो PSINSAR, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हमने क्लोरोप्लास्ट पे कल खत्म करा था, फंक्शन डिस्कस कर लिए थे। स्ट्रक्चर पे आते हैं और प्लास्टिड्स के टाइप्स भी देख लेते हैं एक बारी। ये लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड यूग्लेनॉइड्स, कंटेन मोर स्पेसिफिक पिगमेंट्स कंटेन करके रखता है। और प्लास्टिड को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहला वाला हमने कल फंक्शन डिस्कस करे थे, तो ये है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। ये प्लांट्स के अंदर मिलेगा, एनिमल्स के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, प्लांट करते हैं। ये कंटेन करके रखता है क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, और जो फर्दर इसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, जहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है फॉर द प्रोसेस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आपका अगला चैप्टर होने वाला है, फोटोसिंथेसिस पूरा। और नेक्स्ट है इनर मेम्ब्रेन सराउंड्स अ स्पेस कॉल्ड स्ट्रोमा। अभी डायग्राम देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अंदर के जो मेम्ब्रेन स्पेस है उसे हम स्ट्रोमा बोलेंगे। क्लोरोफिल कंटेनिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलाकॉइड्स है। अरेंज करता है पाइल ऑफ कॉइन, जैसे मान लो कॉइन एक के ऊपर एक रख दिया जाए, तो उसमें से अगर मैं उस पूरी की पूरी कंपाइलेशन को देखूं कॉइन्स की, तो वो उसे हम थाइलाकॉइड बोल सकते हैं, ठीक है। और ईच पाइल is called a granum. Thylakoids connected by a flat membranous tubules, जिसे हम स्ट्रोमल लेमेला बोलते हैं। अब इस इतना कॉम्प्लेक्स हो गया तो डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं एक बारी। ये रहा स्ट्रोमा, ये मेम्ब्रेन में स्पेस है, स्ट्रोमा थाइलाकॉइड ये रहा, और इस पूरी पाइल को क्या बोल देते हैं, ग्रेनम। इसमें से एक कॉइन अगर मैं निकालूं तो उसे थाइलाकॉइड बोलेंगे, पूरी की पूरी कंपाइलेशन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम। ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ल्यूमेन इसके अंदर का मटेरियल, स्ट्रोमा लेमेला जो कनेक्शन बिल्डअप कर रहा है ग्रेनम के बीच में, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। हो गया क्लियर। क्रोमोप्लास्ट पे आते हैं, ये प्लास्टिड का सेकंड टाइप है। इंक्लूड कैरोटीनॉइड फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटीन है, ज़ेंथोफिल है। गाजर का हलवा बन रहा होगा आपके घर में, गाजर, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, कैरोटीन। उसे हम और क्या बोल देते हैं, बीटा कैरोटीन, जो ब्रेक डाउन होके हमें विटामिन ए दे देता है। प्रोवाइडिंग कैरेक्टरिस्टिक कलर्स येलो, ऑरेंज, रेड। ये प्लांट्स के कलर जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की पिगमेंट्स की वजह से आते हैं। थर्ड टाइप है ल्यूकोप्लास्ट। ये टाइप ऑफ प्लास्टिड बताया 3 तरीके के हैं, स्टोर करके रखेगा न्यूट्रिएंट्स को, और ये कलरलेस होता है, इसमें किसी भी तरीके का कोई कलर नहीं होता है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अमाइलोप्लास्ट स्टोर करेगा कार्ब्स को, इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स को। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करेगा प्रोटीन्स को। एलियोप्लास्ट स्टोर करेगा ऑयल्स एंड फैट्स। राइबोसोम पे आते हैं, प्लास्टिड समझ आ गया। पहला है क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट, थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट। दिस इज ऑल अबाउट द प्लास्टिड प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। नेक्स्ट थिंग इज राइबोसोम्स, डेंस पार्टिकल हैं, और इनकी कॉम्पोजिशन देखा जाए तो 2/3 राइबोन्यूक्लिक एसिड है, मतलब RNA है, सिंगल स्ट्रैंड वाला मॉलिक्यूल। 1/3
प्रोटीन है इसके अंदर, और इसमें किसी भी तरीके की कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। सो हम इसे अपनी भाषा में कह सकते हैं कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है। अगर हम यूकेरियोट्स की बात करें, मतलब जिनकी सेल्स कॉम्प्लेक्स होती हैं, उसमें ATS पाया जाता है। S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट होता है। इसका मतलब ये कि डेंसिटी और साइज की मेजरमेंट होती है, सिंपल वी कैन से रिप्रेजेंट करता है उनको। और राइबोसोम प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S होता है, और दो तरीके की यूनिट बनती है, ATS 70S। जो फर्दर मैंने कहा ना, इन्हें हम बायो की भाषा में 2 सब यूनिट्स बोल देते हैं। प्राइमरी फंक्शन राइबोसोम का ये है कि वो प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा। बहुत सारी अभी वैक्सीन बन रही हैं जिसमें mRNA का जिक्र बार बार होता है, तो वही है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट, साइटोस्केलेटन। ये नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसका फंक्शन ये है कि वो मोटिलिटी, मैकेनिकल सपोर्ट और मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मोटिलिटी कि उसमें जो भी प्रोटीन बन रहा है या फिर वेसिकल्स बन रहे हैं, उसकी मूवमेंट, और मैकेनिकल सपोर्ट, मेटाबोलाइज्म, जो रिएक्शंस हो रही है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसके लिए क्या क्या रोल प्ले कर रहा है, उसके लिए साइटोस्केलेटन बहुत जरूरी। स्केलेटन से आप क्या समझते हो कि बॉडी के स्ट्रक्चर का स्केलेटन नहीं होगा, सिर्फ मास ही मास होगा? क्या हम ह्यूमन बींग फिर एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर पाएंगे? फिर तो हम भी अमीबा की तरह ही लगेंगे एक तरीके से। तो साइटोस्केलेटन इस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द सेल। नेक्स्ट थिंग, ये डायग्राम देख लो एक बारी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पे है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम बता दिया, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। ये एक सेल का डायग्राम है। जो जो ऑर्गेनेलीज हम पढ़ रहे हैं वो सब इसके अंदर है। हम आते हैं अब गोल्जी एपरेटस के ऊपर। सो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, इसका मतलब इसके ऊपर आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। और मैंने कल ही बताया था कि क्रिस्टी और सिस्टर्ने से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सिस्टर्ने जो है वो गोल्जी एपरेटस के अंदर मिलता है, और क्रिस्टी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलता है। Another name we can say Golgi complex, responsible for the transporting, modifying, packaging proteins. सिंपल, कहीं पे भी पैकेजिंग लिखा दिख जाए ना बायो के टर्म्स में, तो आंख बंद करके वहां पे गोल्जी अपरेटस टिक कर देना बिल्कुल। लिपिड्स टू देयर टारगेट डेस्टिनेशंस पे उनको क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है। मॉडिफाई इन द सेंस कि अगर वहां से mRNA कुछ भी भेज रहा है तो वो मॉडिफाई करके, ट्रांसलेशन का प्रोसेस करके, वो प्रोटीन की चेन्स बना के जहां पे भी उसकी जरूरत है उसको क्या करेगा, पैकेज करके भेज देगा। फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। वैक्यूल्स जो है पहले ही बता दूं, शायद वीडियोस में बता भी रखा है कि प्लांट सेल्स के अंदर बहुत लार्जर वैक्यूल्स होते हैं एज कंपेरिजन टू द एनिमल सेल्स। डिफाइंड एज स्टोरेज बबल, irregular shape, fluid filled organelle enclosed by membranes. It means it is a membrane bound organelle responsible for the storage of the food, nutrients, जो भी सेल को चाहिए उस टाइम पे ये करता है, स्टोर करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को, और ये वेस्ट प्रोडक्ट इवेंचुअली थ्रोन आउट ऑफ द वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या करते हैं? ये आपकी सेल है, इसमें एक वैक्यूल है, जो हमारे एनिमल सेल होते हैं उसके अंदर स्मॉल होता है, ये जाके अटैच हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और इसके अंदर मान लो वेस्ट प्रोडक्ट है तो वो थ्रोन आउट ऑफ द सेल, मतलब सेल के बाहर उस वेस्ट प्रोडक्ट को थ्रू आउट कर देगा। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। नहीं आ रहा है तो प्लीज पूछ लो। अभी कैसे पूछोगे? कमेंट कर देना। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आता है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर scattered in the cytoplasm and it is a part of endomembrane system. सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है सेल के अंदर? न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी एपरेटस, ये सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, मतलब सेल के अंदर जो जो ऑर्गेनेली मिलकर काम कर रहे हैं उसका पार्ट है। डिवाइड करा गया है 2 टाइप्स के अंदर कि राइबोसोम उसके ऊपर है या फिर नहीं है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो राइबोसोम को बेयर करता है, मतलब वो रफ ही इस वजह से है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम अटैच है, which is involved in the process of protein synthesis and its secretion. Very extensive, continuous with the outer membrane of the nucleus. पहले रफ ER आएगा, स्मूथ ER आएगा, उससे ही आगे अटैचमेंट होगा गोल्जी अपरेटस का, और वहां से प्रोटीन बन के सेल के अंदर आगे एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। एक फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है। स्मूथ ER पे आते हैं। एब्सेंस है राइबोसोम्स की, इट मीन्स इसलिए स्मूथ है। और
रिस्पॉन्सिबल है लिपिड के सिंथेसिस के लिए। इन एनिमल सेल लिपिड्स लाइक स्टीरॉयड हॉर्मोन्स इज सिंथेसाइज्ड इन SCR, also responsible for detoxifying the cell. Next things to remember, bullet points है, एक तरीके से समरी हम कह सकते हैं सेल की। अगर आप ये भी बहुत अच्छे से लर्न करके जाओगे ना, कोई क्वेश्चन सेल से रिलेटेड तो नहीं छूटेगा। खैर, पहला है ऑर्गेनेली आर सेल्यूलर कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल। ये हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनेली कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं सेल के अंदर। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर ऑर्गन नहीं होगा तो क्या हम फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं। तो ऑर्गेनेली क्लासिफाइड करते हैं 3 टाइप्स में, 3 टाइप्स। ऑर्गेनेली विदाउट मेम्ब्रेन, जिनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल राइबोसोम। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, इसका नाम आप बताओ। और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कौन है? हमने क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड के स्ट्रक्चर देखे थे। फ्लूइडिटी, ये मेजर होता है ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन विद इन द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर जो भी प्रोटीन की मूवमेंट हो रही है उसकी मेजर को हम फ्लूइडिटी बोल सकते हैं एक टर्म पे। साइटोप्लाज्म रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंट्रोलिंग ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। जो भी रिएक्शंस हो रही हैं उसके लिए क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली फाउंड इनसाइड द सेल, कंसीडर्ड एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। वी कैन से इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो जनरेशन से जनरेशन इंफॉर्मेशन पास ऑन होनी है वो न्यूक्लियस के पास है। कंटेन करता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स, अनदर स्ट्रक्चर जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब ये होता है वही इंफॉर्मेशन जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जानी है। जैसे मम्मी के बाल अगर करली हैं तो बेबी के बाल करली हैं या नहीं मतलब होंगे या नहीं होंगे, उसी को हम बोल देते हैं ट्रेट। अगर वो हो गए हैं करली तो मतलब मम्मी का ट्रेट जो है बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो गया है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब छोटे बच्चे। सो न्यूक्लियस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियस, क्योंकि यही तो कहेगा ब्रेन है तो इससे ही पता लगेगा कि अच्छा अब टाइम हो गया है कि अब सेल के अंदर फर्दर फंक्शनिंग होनी है, डिवीजन फॉर्म होना है, क्योंकि ये सेल अब इतनी सेल सीनेसेंस बोलते हैं कि मतलब सेल डेथ होने वाली है, तो अब हमें दूसरी सेल चाहिए होगी फर्दर प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। नेक्स्ट थिंग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल। रफ ER बता दिया है और स्मूथ ER बता दिया। राइबोसोम जिस पे अटैच होंगे वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SCR कौन है? जिसपे लिपिड की सिंथेसिस होने वाली है। माइटोकॉन्ड्रिया कंसीडर्ड एज साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो वो एनारोबिक रिएक्शन हो जाती है, फिर वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो जाता है, जो आपका GS3 का टॉपिक है फूड टेक वाला, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपका फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में थोड़ा और अच्छे से देखेंगे इसे। सेकेंड नेम वी कैन से पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो 8th 7th 8th 9th NCERTs में हो ही रही है रिपीट लाइन। प्लास्टिड्स 3 टाइप्स के हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स। वाई? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास ही तो क्लोरोफिल है। राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स कहाँ अटैच है, किस पे अटैच है, ये बताओ। अभी अभी बताया बिल्कुल। So in the living cells that ensure the survival of the cell. Golgi apparatus responsible for transporting, modifying, packaging proteins and lipids to the targeted destination. जो इसका गोल्जी apparatus का स्ट्रक्चर होता है, ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है। सेल बहुत बड़ी सेल है, ये सेल पूरी बहुत बड़ी है, इसके अंदर ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे अटैच होंगे इसी से जुड़े हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है गोल्जी अपरेटस का। गोल्जी अपरेटस थोड़ा और मैच्योर जो होते हैं, सिस फेज जो होता है इसका, मैच्योर करते हैं और फॉर्म कर देते हैं वेसिकल्स, मतलब इसी के अंदर वो सामान है। मान लो आप दुकान पे गए, अब आपको वहां से चावल खरीदने हैं, चलो गाजर का हलवा हम बोल रहे थे तो उसी पे आता है, आपको गाजर खरीदनी है, क्या आप जितनी गाजर उसके पास है उतनी उठा लाते हो ना? ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब जितना आपको घर में बनाना है, कुछ भी उससे हलवा बनाना है, तो आप उतनी ही लाते हो कि भैया 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, 3 किलो दे दो, ऐसी। तो वो पॉलिथीन में लेता है और पॉलिथीन के अंदर गाजर डाल देता है और फिर आप ले आते हो, क्योंकि आपको जरूरत उतने की होती है। सो गोल्जी ऑपरेटर सोच लो कि आपकी गाजर की दुकान है
और ये जो वेसिकल फॉर्म हो रही है पॉलिथीन है, तो थोड़ी सी गाजर की जरूरत है जो हमें जरूरत है अपने काम के लिए, तो हम इसे इसमें लेके जा रहे हैं। ठीक है, सिंपल समझ आया। नेक्स्ट, साइटोस्केलेटन प्रोवाइड्स शेप मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। सीलिया और फ्लैजेला कल ही डिस्कस हो गया था, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट ऑफ द सेल, लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं यूग्लिना के अंदर, पेरमीशियम के अंदर। वैक्यूल्स स्टोर फूड और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द सेल। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। बुलेट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और जो जोशीमठ के बारे में है वो एक बारी देख लेना इमेज को गूगल सर्च करके जस्ट आफ्टर द लेक्चर। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। अगर कोई डाउट है तो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।